नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं केवीएस पीआरटी के लिए अधिगम यानी शिक्षण अधिगम बाल मनोविज्ञान के बारे में हम इस कक्षाओं में बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अधिगम के बारे में। किसके बारे में? अधिगम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के अर्थ, विशेषता, पक्ष, विधियाँ, प्रकार, परिभाषा एवं कारक अधिगम के पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं अधिगम के अर्थ के बारे में, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ सीखता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? व्यवहार में परिवर्तन अधिगम की व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अब आते हैं अधिगम व्यवहारवाद। व्यवहार के कारण व्यवहारवाद अधिगम को व्यवहार में लाने वाला। अगर व्यवहार का में परिवर्तन है तो व्यवहार शब्द को लाया किसने? तो लाने वाला वाटसन था। और अगर पूछा जाएगा लाया किसने, तो वाटसन था। और 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द को लाया था। किसमें लाया था? व्यवहार शब्द को लाया था। अब आती है परिभाषा के बारे में और परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है व्यवहार। व्यवहार जब होता है तो वो क्रिया होती है। व्यवहार में जो भी परिवर्तन करेंगे उसको हम क्रिया बनाएंगे। किसके द्वारा परिवर्तन करते हैं? अभ्यास, प्रशिक्षण, अध्ययन के द्वारा जो हम परिवर्तन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और नोट की बात आती है कि अधिगम में क्या क्या होता है। तो अधिगम करते समय परिपक्व हो जाता है आदमी, बीमारी भी आती है, थकान भी होती है और संवेगात्मक भी होता है और मादक पदार्थों का सेवन भी करता, मूल प्रध्यात्मक भी होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अधिगम की परिभाषा को लपेटते हैं। एक व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण लाए गए अस्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। किसके द्वारा? अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा किया गया परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जब अधिगम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। अब अधिगम के संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। और क्रो ने क्या कहा? आदत, अभिवृद्धि, ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृद्धि, ज्ञान का अर्जन ही क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अध्ययन ही क्या कहलाता है आपका? तो आदत, अभिवृद्धि, ज्ञान का अर्जन ही क्या कहलाता है आपका? अधिगम कहलाता है। ये एक परिभाषा किसके अनुसार है? क्रो के अनुसार है। अब आता है क्लिफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार? क्लिफोर्ड ने क्या दिया अधिगम की परिभाषा? तो क्लिफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में लाया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण, देखिएगा व्यवहार में ही कील लगा के ठोक रहा है यानी क्लिफोर्ड हो जा रहा है। व्यवहार में व्यवहार को ठोक रहा है यानी लकड़ी को जोड़ने के लिए जैसे लकड़ी की आवश्यकता होती है, वो ऐसे व्यवहार को जोड़ने के लिए, व्यवहार से जोड़ने के लिए कील की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी प्रकार क्लिफोर्ड को व्यवहार के कारण व्यवहार में लाया गया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब आता है विलियम गुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। गुडवर्थ ने क्या कहा? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अगली परिभाषा इन्होंने दिया नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। बात क्लियर हुई? अगली बात आती है कि स्किनर ने क्या कहा? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर असमंजन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर असमंजन की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर
उत्तरोत्तर असमंजन की प्रक्रिया है। ये बात किसने कही? स्किनर साहब ने कही। अब आता आइजेंक के अनुसार अधिगम नवीन अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम नवीन अस्थायी परिवर्तन के अधिगम से सीखने की प्रक्रिया है। अजाइन न्यूटन ने कहा इस बात को। किसने कहा? अजाइन न्यूटन ने। गेट्स के अनुसार क्या कहा गया कि प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। आने के मतलब कौन आता है? आता कौन है? गेट्स। तो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये बात किसने कही थी? तो गेट्स ने। अगर आपके घर में कोई आता है तो वह गेट्स होता है, यानी मेहमान होता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं गेट्स के अनुसार ये बात परिभाषा दी गई। आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो अधिगम के पक्ष के बारे में समझते हैं। तो अधिगम के जो पक्ष हैं वो संज्ञानात्मक हैं, जानने लायक है। अगर आपको जानेंगे तभी आप सीखेंगे। फिर कैसा है? क्रियात्मक है, करके सीखना है। फिर आपके भावनात्मक है, यानी भावों में आने की प्रक्रिया है। अगर आप किसी चीज़ को अधिगम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अधिगम की विधियां जो होती है, सबसे पहले आप अधिगम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? आपको दूसरे का अनुकरण यानी नकल करना होगा। क्या करना होगा? अनुकरण यानी नकल करना होगा। आपने नकल कर लिया और आपको कुछ समझ में ना आए तो उसमें क्या होना चाहिए? सूझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सूझ होनी चाहिए। तो पहला अनुकरण, दूसरा सूझ। और तीसरी चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? अगर आपने अनुकरण कर लिया, सूझ लिया, तो उस पर अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। और आप अभ्यास कर लेते हैं तो उसको आप भूले ना। तो भूल विधियाँ, इसकी प्रमुख विधियाँ जो है वो कितनी विधियाँ हैं? अनुकरण विधियाँ, सूझ विधियाँ और अभ्यास विधियाँ और भूल विधियाँ हैं। अब आती हैं अधिगम के प्रकार के। किसके प्रकार के? अधिगम के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं अधिगम के प्रकार कितने हैं। तो अधिगम के 3 प्रकार हैं। पहला कौन कौन से? गत्यात्मक, प्रतिरोधात्मक और संकलात्मक अधिगम। गत्यात्मक, प्रतिरोधात्मक और संकलात्मक अधिगम। बात आती है गत्यात्मक अधिगम क्या होता है, प्रतिरोधात्मक अधिगम क्या होता है, संकलात्मक अधिगम क्या होता है। तो गत्यात्मक गति के कारण होता है, यानी क्रिया के द्वारा होती है। प्रतिबोधात्मक यानी मस्तिष्क में बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर होती है। संकलात्मक यानी संकल्पना करने के आधार पर होती है। यह अनुकरण विधि पर आधारित होती है, यानी सीखने यानी नकल करने की विधि पर आधारित होती है। और यह किस विधि पर आधारित होती है? संप्रत्यात्मक होती है, यानी संप्रत्यय पर आधारित होती है। यह संकल्पना यानी मस्तिष्क पर आधारित होती है। सर्वाधिक किस अवस्था में गामक क्रियाएं होती हैं? तो गामक अधिगम सबसे ज़्यादा बच्चा पैर हाथ गोड़ से सीखता है। वह किस अवस्था में सीखता है? 100 अवस्था में। सबसे ज़्यादा गामक अधिगम किस अवस्था में होता है? तो 600 अवस्था में। प्रतिरोधात्मक अधिगम कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? तो बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। और इसी में इस विधि का अप्लाई भी किया जाता है। किसमें? प्रत्यानयन भूल एवं विधि का भी अनुसरण किया जाता है। संकलात्मक यानी संकल्पना पहले किस अवस्था में कर लेता है? तो बालक सबसे ज़्यादा संकल्पना किशोरावस्था में कर लेता है। तो सर्वाधिक किशोरावस्था बाल्यावस्था में भी इसका संकलात्मक है। तो बूझ की अवस्था भी इसी के कारण इसी में कहते हैं, यानी सूझबूझ की अवस्था भी इसी को कहते हैं। अब आती है अधिगम की विशेषता के बारे में। आइए अधिगम की विशेषता के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। और अधिगम, ध्यान दीजिएगा, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे आप यहाँ सीख रहे हैं तो किसके लिए सीख रहे हैं? कि हमें यूपी टेट, केबीएस, सी टेट आल चीज़ों में हमें खूब अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ को सीखने के लिए आप यहाँ बात समझ रहे हैं। तो अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। आप मरते रहेंगे लेकिन आपका तजुर्बा हरदम बदलता रहेगा, यानी आप एक तरीके से हरदम सीखते रहेंगे। यानी अधिगम एक क्या है? क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्या है? क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। मतलब अधिगम में आप सीख भी सकते हो और नहीं भी सीख सकते हो। जैसे आप अगर अच्छी चीज़ सीख रहे हो तो आप सीख सकते हो, लेकिन आप गंदी चीज़ सीख रहे हो तो आप उसको भी गंदी ही सीख सकते हैं। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, मतलब स्वयं से नहीं हो सकती, इसके लिए प्रयत्न करना होता है। अधिगम में
में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती हैं। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित होती, जैसे अनुकरण विधि है, अनुकरण विधि है, भूल विधि है और अभ्यास विधियां आदि चीज़ें सम्मिलित हैं। अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडल एवं परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात अधिगम में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो परिवार और अन्य चीज़ों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता बल्कि पुराने से सीखा जाता है। जैसे कोई बच्चा पहले पैरों के बल से नहीं चलता, घुटनों के बल से चलना शुरू करता है। कैसे चलना शुरू करता है? घुटनों के बल से शुरू करता है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है? अपने बल से चलना शुरू करता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यानी अधिगम का सर्वांगीण विकास करने का एकमात्र साधन है अधिगम। जितना ज़्यादा व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं अधिगम के प्रकार की। किसके बारे में? अधिगम के प्रकार की। तो आइए इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी अधिगम के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? अधिगम के प्रकार के बारे में, अधिगम के वक्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, अधिगम का वक्र किसे कहते हैं? तो अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में चल लगने वाला समय के मध्य परस्पर बंधन हो तथा इनमें रेखा चित्र प्राप्त करने को ही क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। पूछा जाए अधिगम वक्र कैसा होता है, तो एक होता है सरल रेखीय या निस्पंदन या समान उपलब्धि वाला, और एक होता है उन्नोत्तर या नतोदर एक होता है, और एक होता है मिश्रित। एक बढ़ता एवं ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है, एक क्या होता है? बढ़ात्मक होता है, या एक सर्पिलाकार होता है। अब बात आती है सरल रेखा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सरल रेखीय क्या होता है? तो जो एकदम सीधा समय के साथ उसकी मात्रा में एक साथ परिवर्तन होता रहे, यानी समय भी बढ़ता रहे और मात्राएं यानी सीखने का दर भी बढ़ता रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल या निस्पंदन या समान वक्र कहते हैं। अगला कहते हैं उन्नतो दर या बढ़ता हुआ या ऋणात्मक दर। जो समय के साथ, ध्यान दीजिएगा, समय के साथ साथ क्या हो? समय के साथ साथ मात्राएं बढ़ती हो, कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होती हैं? घटती रहें। ये क्या कहलाता है? इसीलिए इसे ऋणात्मक या धनात्मक भी कहते हैं। नतोदर क्या कहलाता है? समय के साथ ज्ञान क्या हो? घटता रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? नतोदर कहते हैं। मिश्रित क्या कहते हैं? कभी बढ़ जाए और कभी घट जाए। तो ज्ञान भी ऐसा होता है, कभी आप घट जाते हैं और कभी बढ़ जाते हैं, तो इसी को हम सर्पिला एवं मिश्रित कर कहते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तभी ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आपके लिए सबसे पहली बात है, आप नए हों वीडियो को, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मित्रों तक ये बातें शेयर कीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हर भाई बहन के लिए इस कक्षा में आपका स्वागत है KBS प्रियॉरिटी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने मित्रों तक ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।